महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सचिन, आप देख रहे हैं अभी न्यूज का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद जनता से उठे सवाल, उन जन समस्याओं से लेकर जिनका सीधा संबंध मथुरा की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधियों से रहता है। इसी क्रम में सीधा संवाद में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान में व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जन सेवा में समर्पित सहज व सरल व्यक्तित्व वरिष्ठ भाजपा नेता रविकांत गर्ग जी। रविकांत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले रविकांत जी, जैसा कि चल रहा है वर्तमान में, आप व्यापारी कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या जन कल्याणकारी योजनाएं आने वाले समय में उनको देखने को मिलेंगी या जो चल रही हैं वर्तमान में, ऐसी योजनाएं कुछ? सर्वप्रथम तो मैं आपका आभारी हूँ और आपके अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण देश और प्रदेश के 7 जनपद के व्यापारियों को और आम नागरिक को भी यह संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी न्यूज़ चैनल जन सेवा में समर्पित बेबाक और सही दर्पण समाज को और सरकार का दिखाने वाला ऐसे समर्पित व्यक्तियों द्वारा संचालित है, जिनकी एक अपनी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छा समर्पण भाव है, और उसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से वो जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसमें वो समर्थ हों और सफल हों, यही मेरी शुभकामना है। व्यापारियों के दृष्टि से सरकार की सोच के विषय में जो आपने प्रश्न किया, मैं चूँकि प्रारंभ से ही व्यापारी समाज से जुड़ा रहा हूँ और स्वयं भी व्यापारी हूँ और रहा हूँ, तो मैं उनकी समस्याओं से पूर्णतया अवगत हूँ और उसके लिए लगातार संघर्षरत भी रहा हूँ। एक लगभग 50 साल से अधिक का अनुभव को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, उसके जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके मन में यह दृढ़ संकल्प और विश्वास है कि हमको देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है और विकास की राह पर बहुत आगे बढ़ाना है। और उसके लिए उनका सोच भी स्पष्ट है कि उस विकास का रास्ता व्यापार और उद्योग की उन्नति के माध्यम से ही जाता है। तो औद्योगिक विकास और व्यापारिक विकास के लिए वो संकल्पबद्ध है और इसके लिए मैं उनके प्रति आभारी भी हूँ। और इसीलिए उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो योजनाएं वो हैं जो व्यापारी को सीधे सीधे उद्यमी को राहत पहुंचाने वाली हैं। व्यापारी और उद्यमी सबसे पहले चाहता है जटिलता समाप्त हो, कानूनी जटिलता समाप्त हो। तो उन जटिलताओं को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर जो कदम उठाए जा रहे हैं, पुराने सैकड़ों कानूनों को विभिन्न विभागों में खत्म किया गया है। जटिलता से आपका मतलब है कि नए उद्योगों में जो फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं उनको कम करने से है आपका आशय? जी, नए उद्योगों के लिए भी और पुराने उद्योगों में भी
बहुत सारी चीज़ों की जटिलता से व्यापारी और उद्यमी का उत्पीड़न होता है। उनके माध्यम से अधिकारियों के द्वारा उनको भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज का शिकार बनाया जाता है। इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उसी क्रम में उन्होंने सारी चीज़ ऑनलाइन हो ये प्रयास प्रारंभ किए, लागू किए और आज आयकर में, जीएसटी में, अन्य विभागों में पारदर्शिता आए। जो एसएससी है, जो करदाता है, उसको अधिकारी का सीधा सामना ना करना पड़े, जिससे कि किसी भी प्रकार की चीटिंग या बार्गेनिंग हो। इस दृष्टि से ऑनलाइन रिटर्न जमा करना, ऑनलाइन किसी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी का जवाब देना, ऑनलाइन कर जमा करना, ये सारी प्रक्रियाएं जीएसटी में भी शुरू हुई हैं, आयकर में भी शुरू हुई हैं और अन्य विभागों में भी जो लाइसेंस इत्यादि बनते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। मंडी समितियों में भी गेट पास में बहुत धांधली की शिकायतें मिलती थी। R9, 6 फार्म सभी में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज सभी चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है और उस जहाँ नहीं हुई है वहाँ ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया है और सरकार उस दिशा में जिस तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, मैं व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मैं व्यापारी और उद्यमियों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। और व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी सरकार ने इसीलिए किया कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, अब 2 करोड़ उत्तर प्रदेश का व्यापारी है, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए सीधे कोई माध्यम ऐसा बने जिसके माध्यम से सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उसका निराकरण हो। तो उस दृष्टि से जो कहा वो किया, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उस व्यापारी कल्याण बोर्ड के में जो 15 व्यक्ति नामित किए हैं, मैं जैसे उसका अध्यक्ष या चेयरमैन हूँ और 3 उपाध्यक्ष हैं, 11 का बोर्ड है, तो उन 15 ही व्यक्ति व्यापारी जगत से जुड़े हुए लोग हैं जिनको व्यापारिक समस्याओं का ज्ञान है। साथ ही उसमें सभी जो व्यापारियों से और उद्यमियों से संबंधित विभाग हैं उनको भी उसके साथ संबद्ध किया गया है और उनके जितने भी वरिष्ठतम अधिकारी हैं प्रदेश के, चाहे वो कोई सा भी जो डिपार्टमेंट है, पर्यावरण हो या औद्योगिक विकास हो या खाद्य सुरक्षा हो या खाद्य आपूर्ति हो या बाट माप हो, सभी को जो संबद्ध किया गया, तो उनके जो प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव हैं वो हमारे बोर्ड के सदस्य हैं। और एक प्रक्रिया अपनाने का निश्चय है कि समयबद्ध हर सभी कामों को समयबद्ध किया जाए। लाइसेंस बनना है, रजिस्ट्रेशन होना है, कुछ और होना है, तो जो कुछ भी होना है उसको समयबद्ध किया जाए, जिससे कि जो अधिकारियों की विवेकाधीन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और फाइलें पड़ी रहती हैं या निर्णय नहीं हो पाते, अनिर्णित पड़ी रहती है, उन सबका समयबद्ध निस्तारण हो जाए। मैं इसमें आपको बीच में एक टोकते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हाल ही में कई घटना व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने क्या कठोर कदम उठाए हैं और क्या आगे के लिए तैयारी कर रही है कि व्यापारी को सुरक्षा मिले। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ ये है, कोरोना काल जो कि पूरी दुनिया के लिए एक महामारी थी, उसमें व्यापारियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, तो क्या सरकार की तरफ से, और आप व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, क्या उन व्यापारियों को किसी तरीके की टैक्स में छूट या किसी तरीके की सहायता या कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया कराने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है? मैं वही कह रहा था, मैंने एक बिंदु बताया कि कानूनों की जटिलता का, उसके संबंध में बताया। उसके अतिरिक्त आपराधिक वारदातों से और आपराधिक
अपराधियों के गुंडा राज से व्यापारी त्रस्त रहता था। आज उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य भी था और गुंडा राज्य भी कहा जाता था, सारे देश में उसकी छवि जिस प्रकार की बन गई थी, आज उस पर बहुत गुणात्मक नहीं कई गुना, कई सौ गुना परिवर्तन है। और आज जैसे व्यापारी पहले अपने को सुरक्षित नहीं मानता था, वो अपराधी अपने को सुरक्षित नहीं मानता। इसलिए जो अपराधी भी हैं वो जेल में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित मानते हुए जेल जाने की प्रयास कर रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ इतनी दंडात्मक और कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि निश्चित रूप से अपराधियों से और गुंडा राज से छुटकारा व्यापारियों को, उद्यमियों को मिला है और जो शेष है वो मिलेगा। एक इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार और आपराधिक साम्राज्य, ये तीन ही व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए परेशानीदायक रहते हैं और इन तीनों की प्रति सरकार की कुल मिलाकर व्यापारी अब सुरक्षित महसूस कर रहा है पहले की अपेक्षा इस राज्य में। और कई गुना और कई सौ गुना अधिक पहले की अपेक्षा सुरक्षित है। और जो भी बाकी है उसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और ऐसा प्रत्यक्ष में हमें महसूस भी होता है। और जो वारदात होती है उन वारदातों का रिकवर होना भी, उन वारदातों का खुलासा होना भी इस दिशा में स्पष्ट संकेत देता है। व्यापारियों के लिए कोरोना काल से संबंधित जो मैंने सवाल कोरोना काल के अंतर्गत व्यापारी और उद्यमी बहुत परेशान रहा है उससे। और मैं तो कहता हूँ कि कोरोना काल में भी जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में कोरोना योद्धा के रूप में लोगों ने कार्य किया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो या अन्य क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, उसी प्रकार से व्यापारियों ने भी कोरोना योद्धा के रूप में फ्रंट लाइन पर आकर अपने को असुरक्षा में डालते हुए भी, कोरोना की परवाह ना करते हुए भी जिस प्रकार से वितरण व्यवस्था को सुचारू रखा और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रखते हुए हर गरीब तक राशन पहुंचाने का। सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनियों ने तो बिल्कुल मुंह मोड़ रखा था उस समय, तो हमारे जो लोकल व्यापारी हैं या जो लोकल दुकानदार हैं उन्होंने ही आगे आके जनता का सहयोग और जनता तक जो जरूरी चीजें थी वो उपलब्ध कराई। लेकिन सरकार की तरफ से उनको कुछ ऐसी सुविधा या विशेष ऐसा कुछ चीजें या छूट, किसी तरह की टैक्सेस में छूट, ऐसी कुछ चीजें सरकार ने 1 महीने का बिजली का बिल जो माफ़ किया, मिनिमम चार्ज को माफ़ किया, ब्याज की जो ऋण पर जो किस्त देनी थी उनको 6 महीने के लिए उन्होंने टाला और कुछ कदम उठाए। परंतु व्यापारी चाहता तो बहुत कुछ है और होना भी चाहिए, परंतु जिस प्रकार की देश प्रदेश की परिस्थितियां हैं उससे व्यापारी इस बात से भी अपने को संतोष कर लेता है कि सरकार ने कोरोना के कार्यकाल में और कोरोना काल के अंतर्गत अब भविष्य के लिए भी जिस प्रकार के विकास के कार्य हो रहे हैं उसको ना रोकते हुए और कोई नया कर ना लगाकर भी सरकार ने जो कुछ किया है उससे भी वो संतुष्ट है। और सरकार से निरंतर मांग तो है ही कि कुछ सहूलियतें और मिले, कुछ टैक्सों में रिलैक्सेशन मिले, कुछ परंतु आज बजट भी जो आया है वो बहुत संतुलित बजट आया है। तो मैं समझता हूं कि व्यापारियों को इस बात का भी संतोष है कि कोरोना के नाम पर कोई नया टैक्स सरकार ने नहीं लगाया और डेवलपमेंट के कार्य, विकास के कार्य की गति, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की गति और आवागमन की वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, आवागमन की गति को जिस प्रकार से बढ़ाए जाने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए सरकार संकल्पित है और विकास के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। उससे व्यापारी सामाजिक दृष्टि से समर्पित होने के नाते अपने को संतोष कर लेता है। इसी से आपने विकास कार्य से जुड़े बात की, तो मैं उसी से जुड़ी एक सवाल आपसे पूछूंगा। यहाँ के व्यापारियों के द्वारा जो सवाल उठाए गए कुछ हम लोगों ने दिखाए भी हैं अपने चैनल के माध्यम से
कि विकास के नाम पर जो सड़कें खोदी गई, कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद जब पहला लॉकडाउन ओपन हुआ और फिर उसके बाद व्यापारियों ने काम धंधा शुरू किया, चाहे वो किसी भी रूट पर हो मथुरा के, लेकिन उस विकास के नाम पर जो सड़कें खुदी हुई थी, व्यापारी इतना त्रस्त था कि वो पानी, अपनी सड़क से पानी और कीचड़ को हटाए या वो अपनी दुकान को चलाए, अपने व्यापार को चलाए, वो इस दोराई पर खड़ा हुआ था। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे शिकायत भी की। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनी तो क्या मैनेजमेंट कहीं, यहाँ का जो मैनेजमेंट था, यहाँ का जो शासन प्रशासन था, कहीं किस तरीके का फेलियर रखा देखा? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न उठाया और जो बात कही है वो बिल्कुल नितांत सत्य है कि, और वो विडंबना है विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल ना होने की और किसी भी योजना के लिए आपसी तारतम्य स्थापित ना करके अपने अपने विभागों के द्वारा विकास कार्यों को या निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने का जो स्वरूप सामने आता है वो बहुत ही परेशानीदायक है और सभी के लिए उसका आर्थिक नुकसान भी है और व्यापारिक क्षति भी है और साथ में सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी है। एक विभाग आता है वो पाइपलाइन डालता है, एक विभाग आता है वो बिजली की लाइन डालता है, सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है, फिर कोई नाली बनाने के लिए आता है। तो इसका सुनियोजित विकास हो और सुनियोजित योजना बने और समयबद्ध तरीके से भी और समन्वित योजना हो, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए लगातार मैं पूर्व के जिलाधिकारी को भी और वर्तमान जिलाधिकारी को भी और नगर आयुक्त भी और जो विकास प्राधिकरण के अपने उपाध्यक्ष हैं उनको भी मैंने लगातार कहा है और कह रहा हूँ। और ये मथुरा से वृंदावन की सड़क 8 महीने से बंद रहना, ये बहुत बड़ी क्षति भी है और बहुत बड़ा प्रशासनिक फेल्यूर भी है। क्या थोड़ा सा इसमें फेलियर का अंशदान आप जनप्रतिनिधियों को भी देंगे? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, कोरोना काल में बिल्कुल गायब रहे, उन्होंने जरा भी जनप्रतिनिधि कोई भी हो वो अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं बच सकते। उनको तो डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी हो या ना हो, परंतु विकास का या निर्माण का या सरकारी योजनाओं का कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका निरीक्षण, उसका योजनाओं में समन्वय और परसुएशन वो और निरंतरता और कार्यशीलता बनी रहे, इसकी देखरेख तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी हुई होगी जिसकी वजह से ये स्थिति वर्तमान में विद्यमान है। जैसा कि चर्चा हमारी रविकांत गर्ग के साथ चल रही है, पूर्व मंत्री है, मथुरा के क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं उन्होंने, और व्यापारी कल्याण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि साफ बता रहे हैं कि सरकार व्यापारियों के लिए एक अच्छा स्थान डेवलप कर रही है। व्यापारी यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है, सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। वह व्यापार को सरल व सुगम बनाने के भी प्रयास है कि जिससे व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर व्यापार उद्योग लग सकें। एवं उन्होंने ये भी बताया कि मथुरा में किस तरीके का माहौल रहा है कोरोना काल में, किस तरीके से व्यापारियों ने फ्रंट फुट पर आके अपने शहर के लिए या पूरे प्रदेश में देखें तो यहाँ के लोकल व्यापारियों ने किस तरीके से अपने क्षेत्रवासियों के लिए आगे आकर अपनी जान जोखिम में डाल के काम किए व उन तक जो जरूरत की चीजें थी वो पहुंचाई। ऐसे में जो बड़ी कंपनियां थी, जो ऑनलाइन कंपनियां थी वो बिल्कुल गायब थी, नदारद थी, उनके कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं मिला है। तो मैं फिर से एक बार ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो व्यापारी है, लोकल व्यापारी, चाहे वो पूरे देश का हो, चाहे यूपी का हो या मथुरा का हो, वो हर समय आपके साथ खड़ा रहता है। तो यहाँ की जनता को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ अब हम एक लेते हैं ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है विशेष चर्चा के लिए। रविकांत जी, जो चर्चा चल रही थी हमारी आपकी
यहाँ की जो काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, जिनकी धीमी गति और समयबद्धता न होने के कारण जो परेशानियाँ यहाँ के व्यापारियों और जनता को उठानी पड़ी है। पहले आप भी विधायक रहे हैं व अन्य पार्टी के विधायक रहे हैं, क्योंकि आप लोकल थे। यहाँ का कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, जन सामान्य कोई भी आसानी से पहुँच जाता था आप लोगों तक। लेकिन जो अब वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको तो कोई शहर के अंदर ही नहीं है, कोई बाहर है। आप भी पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं और आप ऊर्जा के क्षेत्र में जो पहले काम चल रहे थे, वो जो आज है, मीटर की आप देखते हैं लगातार शिकायतें बढ़ी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को देख रहे हैं एक पूर्व जनप्रतिनिधि के नाते वर्तमान जनप्रतिनिधि के कामों को? इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती और हर व्यक्ति का अपना कार्य करने का तरीका होता है, ढंग होता है, परिस्थितियाँ होती है, आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं होती हैं, व्यक्ति के डिवोशन होता है। सब चीज़ों को मिलाकर सारे कार्य पूरे होते हैं। वो व्यस्तताएं तो सभी की हैं और सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, परंतु जनता अगर संतुष्ट नहीं है तो ये जिम्मेदारी है सभी की कि वो देखे, समझे, जनता तक पहुंच बढ़ाए, समय बढ़ाए, संपर्क बढ़ाए और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाए, अपने कार्य के प्रकार को परिवर्तित करे। ये समय की आवश्यकता के अनुसार सबको चलना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल अब इस विषय से थोड़ा सा हटते हुए पूछ रहा हूँ, हमारे राम मंदिर निर्माण के विषय पर। भगवान राम का मंदिर का निर्माण काम शुरू हो चुका है और सारी चीज़ें प्रयास आगे चल रही हैं। इसमें ही चल रहा है समर्पण निधि अभियान, जो कि भगवान राम के मंदिर के लिए एक जन सामान्य में ये बात पहुंचा भी रहे हैं और दूसरा उनसे समर्पण निधि भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, आपके अनुसार लगभग कितनी राशि मथुरा से इकट्ठी हो चुकी होगी अब तक और कितनी राशि प्रदेश में अब तक कलेक्शन हो चुका होगा? इसकी कुछ आसपास की एक आप कुछ बता सकते हो, आपको जानकारी हो इसके विषय में? प्रदेश की और देश की बात तो मैं नहीं बता सकता, परंतु मथुरा जनपद का जो लक्ष्य है अभी लक्ष्य से बहुत पीछे है, परंतु जनता जिस प्रकार से उदार भाव से सहयोग कर रही है वह प्रशंसनीय है। उसके लिए मैं सभी जनता के बंधुओं का और राम भक्तों का, राम मंदिर में के तीर्थ क्षेत्र का विकास और निर्माण हो उसमें आस्था रखने वालों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जो लक्ष्य मिला है अभी उस लक्ष्य से हम बहुत पीछे हैं, परंतु फिर भी सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से लगे हैं और जिस प्रकार से जनता से संपर्क किया जा रहा है, जन भावनाएं तो उसके लिए समर्पित हो रही हैं, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और अभी पुनः सभी से अपील करता हूँ कि जिन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया है वो उदारता से सहयोग दें। कार्य बहुत बड़ा है, ये हम सब जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, मध्यम आयु वर्ग के लोग हों, युवा हों या बालक हों, चार पीढ़ी के लोग तो इसको अपने सामने बनता हुआ देखेंगे ही। तो उन चार पीढ़ी के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और स्वर्ण अवसर है कि अब ये हमारे सामने बन रहा है। और परंतु हम लोग ये चार पीढ़ी के लोग जो सहयोग देंगे, जो समर्पण करेंगे, निधि समर्पण करेंगे, वो एक दस्तावेजी सबूत के रूप में आगे की भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा देगा और उनका हौसला अफजाई करेगा उनका कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पापा जी ने, हमारे मम्मी ने, हमारे दादाजी ने इतना सहयोग इसमें दिया था, बिल्कुल जिसके नाते ये राम मंदिर बना। तो इसलिए मेरा लोगों से सभी से अपील है, निवेदन है, अनुरोध है कि उदारता से सभी लोग अपना समर्पण करें। जिन्होंने नहीं किया है
वो भी करें, आगे आएँ। कार्यकर्ता नहीं पहुँचे तो कार्यकर्ताओं को तक खुद अपनी अप्रोच करें, उनसे संपर्क करें और अपना समर्पण राशि समर्पित करें। और जिन्होंने कर दिया है और उनके मन में कहीं ये विचार आता है कि मैंने जो किया है वो उचित नहीं है, समुचित नहीं है, तो उस पर भी पुनः विचार करके वो अपने को समर्पित करें, यही मेरा अनुरोध है। अब हमारे मथुरा में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है शीघ्र, अभी अगले महीने कुंभ मेला है। बहुत तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और कई मंत्री व अन्य पदाधिकारी लोग उस पर समय समय पर जायजा भी ले रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही हैं, व्यवस्थाएं भी अच्छी हो रही हैं, लेकिन जिसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं उस यमुना जी का हाल ही में हम लोगों ने भी निरीक्षण किया। लगातार हमारा चैनल इस चीज़ को दिखाता रहा है, हमारे जो सहयोगी पत्रकार है वो लगातार उस स्थिति को दिखाते रहे हैं कि यमुना जी की स्थिति तो पहले से भी बदहाल ही नज़र आ रही है, पानी तो हिलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है उसमें। तो ऐसे में कुंभ मेला कैसे संभव हो सकेगा, ये एक मेरा सवाल आपसे। इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें और माननीय स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण संकल्पित हैं, समर्पित हैं। यमुना शुद्धिकरण के लिए जो प्रयास किए गए हैं और जो अन्य नदियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए गए हैं उनका प्रतिफल मिल रहा है। और ये यमुना जी में भी अन्य स्थानों पर बहुत कुछ परिणाम सामने आया है। अभी मथुरा वृंदावन में उतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा जितनी की अपेक्षा की जाती है, परंतु कुछ कार्य जो यमुना शुद्धिकरण योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे तो निश्चित रूप से यमुना शुद्धिकरण का कार्य और यमुना के प्रदूषण को दूर करने का काम सफल होगा। हमारे जिस प्रकार की हमारी चाहना है, जनता अपेक्षा करती है, श्रद्धालु अपेक्षा करते हैं, उसके अनुरूप होगा, यह मेरा विश्वास है। जैसा कि रविकांत जी ने बताया कि यमुना जी के शुद्धिकरण का काम और तेजी से होगा और जल्द से जल्द होगा, क्योंकि कुंभ का समय आ गया है, ज़्यादा समय बाकी बचा नहीं है। कितना हो पाएगा, कैसे होगा, वो सब अभी सवाल खड़े हुए हैं जैसे कि तैसे। रविकांत जी ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधि जो कोरोना काल में जो उनके द्वारा काम किए गए या ना किए गए, उन्होंने साफ तौर से इशारा भी किया है कि भाई जो काम नहीं हो सके हैं, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों से कनेक्टिविटी टूटी है उसको दोबारा से पुनः जोड़ें व जनता के लिए सफल प्रभाव से काम करने के प्रयास करें। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ, जाइएगा। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है अभी न्यूज में। जैसा कि चर्चा चल रही थी रविकांत जी के साथ, विभिन्न विषयों पर उन्होंने साफ तौर पर सारी बातें अपनी रखी हैं और उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को भी एक तरीके से नसीहत भी दी है कि जनता के साथ जुड़ाव बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि जनता उनसे बिल्कुल ही विमुख होती चली जाए, जैसा कि लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि जनप्रतिनिधि नदारद हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात बनी हुई है बराबर। रविकांत जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, वर्तमान में जो नगर की सफाई की व्यवस्था है, बंदरों की समस्या और ट्रैफिक जाम, तीनों समस्याएं गंभीर होती चली जा रही हैं दिन पर दिन। नगर निगम के प्रयास, नगर पालिका को बने हुए 3 साल हो गए, लेकिन नगर निगम के प्रयास, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, लगातार शहर की जनता इस बात को उठा रही है। कई सारे सवाल हमारे स्टूडियो तक पहुँच रहे, शिकायतकर्ता भी आते हैं कि उन समस्याओं को ठीक तरीके से न तो संभाला जा रहा है, न उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। सफाई की समस्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मेन जो सड़कें हैं उन पर ही इतने बड़े स्तर पर देखी जाती है कि निकलना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी बरसात पड़ जाती है तो नालियाँ, सड़कें चलना दूभर हो चुका होता है। तो क्या फ़ायदा हुआ नगर पालिका से निगम को बंद कर? नगर में और पूरे महानगर क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था का स्तर पहले से सुधरा है, उस पर प्रगति के रास्ते पर सफाई की दृष्टि से आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के लिए
चेष्टा है, योजना है और उसके लिए सभी लोग लग रहे हैं। कोरोना काल में कुछ समस्याएं आई हैं, उनको भी दूर करने के लिए और प्रदेश सरकार के द्वारा बजट बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और अभी केंद्र सरकार के द्वारा भी भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत काफ़ी जो बड़ा बजट अलॉट किया गया है उसका भी लाभ प्रदेश और प्रदेश के माध्यम से मथुरा वृंदावन नगर निगम को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि नगर निगम के माध्यम से अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो हर व्यक्ति जल और नल से जल की जो योजना बनाई गई है वो व्यक्तियों तक बहुत बड़े सुधार के रूप में सामने आएगी और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं और सारा जो तंत्र है नगर निगम का वो जहाँ कहीं कमियां हैं उनको देखेगा और उस कुंभ से पहले उस सबको दूर करने का प्रयास करेगा, ऐसा मेरा अपेक्षा भी है और विश्वास भी। नगर निगम के पास फंड भी पहले से बढ़ा है नगर पालिका की अपेक्षाकृत और कर्मचारी भी बढ़े हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? या तो जनप्रतिनिधि जो है उनकी तरफ से कुछ कमियां हैं या जो सामने उनके जो प्रशासन है वो उनकी कुछ कमियां हैं। ये एक सवाल है, जनता के मन में भी ये सवाल है कि ये चीज़ें क्यों नहीं सुधर पा रही हैं। अब एक दूसरी बड़ी समस्या है जाम की। आप निश्चित तौर पे आप मथुरा की निवासी हैं, मूल रूप से निवासी हैं, बचपन से आपने मथुरा की और खास तौर पर द्वारकाधीश से लेकर होली गेट तक गलियों को खूब अच्छे से देखा है। आज भी होली गेट पे और छत्ते बाजार में 2-2 घंटे तक जाम लगा रहता है। गाड़ियों का क्या साइकिल पे भी निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलने वाले को भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और जो आराम से सड़क को पे चलते हुए 4 या 5 मिनट में होली गेट से और छत्ता बाजार पहुंच जाता है, आज उसे 20 मिनट चाहिए पैदल चलने वाले को। तो इन समस्याओं पे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि वो जीतने के बाद इस तरफ मुड़ के देखना ही नहीं चाह रहे हैं? मथुरा वृंदावन की जो यातायात जाम की समस्या है उसका स्थायी निराकरण हो, ये हर जनता की भी अपेक्षा है और व्यापारी की भी अपेक्षा है, स्थानीय निवासियों की भी अपेक्षा है और मेरी भी अपेक्षा है कि ये इसका स्थायी निराकरण होना चाहिए और ये इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और व्यापार के माध्यम से राजस्व प्रभावित हो रहा है और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उससे ये भी उत्पन्न होती है कि शहर का जो व्यापार है, जो पुराना शहर है और पुराना शहर का जो मेन व्यापार है वो व्यापार प्रभावित इस स्थिति तक हो रहा है कि व्यापार कॉलोनियों में या बाहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सबको जो चिंता आपने प्रकट की है उसी रूप में गंभीरता से लिया जाए। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से और शासकीय स्तर पर मैं वार्ता भी करूंगा और प्रयास करूंगा कि ये जाम की समस्या से मुक्ति मिले और मैंने फिर शहरी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से और व्यापार के उन्नति और विकास की दृष्टि से और जाम की स्थिति को समाप्त करने की दृष्टि से एक योजना मेरे भी में है। जो योजना पहले से है कि जो डैम्पियर में पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, इसी प्रकार से एक अन्य क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की योजना प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। साथ ही मैंने एक सुझाव दिया है और मैंने प्रस्ताव रखा है कि लोगों का यातायात की जाम की समस्या के कारण शहर राजाधिराज मंदिर जो बहुत प्राचीन है, वहाँ यमुना जी जो केवल पूरे देश का और विश्व का एकमात्र तीर्थ स्थल है यमुना जी का। गंगा जी के तो बहुत सारे तीर्थ हैं परंतु यमुना जी का एकमात्र तीर्थ विश्राम घाट पर ही है और परंतु वहाँ श्रद्धालुओं का आना बहुत दुष्कर हो गया है और कम हो गया है उसको, और उसके कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और पंडों की, पुरोहितों की, मंदिर के पुजारियों की और उसके आसपास काम करने वाले दुकानदार और व्यापारियों की
का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। तो उसकी दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है और मैंने रखा है और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि यमुना जी विश्राम घाट पर राधा कृष्ण झूला बने और राधा कृष्ण झूला के माध्यम से पैदल यात्री यमुना पार अपनी गाड़ियां खड़ी करके, वहाँ पर्याप्त स्थान है, अपनी गाड़ियां और वाहन खड़ा करके वहाँ से पैदल आए, जिससे कि शहर का विकास भी हो, उसको पुराने अपने जो धरोहर हैं। ये शायद प्रस्ताव पहले भी आपने रखा, पहले भी आप हाँ, इस पर पहले भी रखा और उसको मैं लगातार उसको दोहरा रहा हूँ और मैं प्रयासरत हूँ कि ये काम हो, तो जिससे शहर का विकास भी होगा, यातायात की समस्या का समाधान भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा और सबकी रोजी रोटी की पर भी जो प्रभावित हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं ये टीस वहाँ के आम जनता में, मथुरा की आम जनता के अंदर ये इस बात की है, जिसको मैं लगातार बार बार ये बात उठा रहा हूँ कि आम जनप्रतिनिधि जो हैं, वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों का मथुरा की जनता के साथ आत्मीय लगाव कम है। क्योंकि जनता इस बात को बार बार उठाई कि आज हमारे, बार बार जनता, कई लोगों ने इस बात को उठाया और कई लोगों के हम लोगों ने बातचीत की कि आज हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी पार्टी के भी होते, अमुक में से आपका भी नाम उन्होंने लिया कि अगर हमारे साथ होते तो हम उनके पास समस्या लेकर जा सकते थे, वो हमारी समस्याओं को सुनते, उनका समाधान करा सकते थे। ये बात उठी है, लगातार उठ रही है। अब मैं एक सवाल आपसे अंत की ओर ले जाते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा। किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो क्या सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि ये किसानों के साथ बातचीत से इस मसले को हल किया जाए और उसको आगे किसी तरीके से सुलझाकर, किसानों को मनाकर, सुलझाकर और उनके हित में दोबारा कोई ऐसा कोई चीजें हैं जो उनसे समझकर आगे ले जाने की ओर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? किसानों की समस्या के लिए वार्ता करने को केंद्र सरकार और केंद्र में बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री सहित सभी वार्ता को तत्पर है, तैयार हैं और लगातार वार्ता उन्होंने की भी है। कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार से अड़ियल रवैया अपनाया गया है उस कानूनों को वापस लेने के लिए, वो उचित नहीं है। जब सरकार ने कह दिया कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को स्थगित करके इस पर नए सिरे से बिंदुवार हर बिंदु पर और हर बिल पर वार्ता खुले मन से करने को तैयार हैं, तो फिर किसी भी प्रकार से उससे पीछे हटने का या वार्ता से विमुख होने का या वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। ये तो मैं समझता हूँ कि जो अड़ियल रवैया है वो केवल मात्र राजनीति का घिनौना खेल जिस प्रकार से खेला जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा, जो जनता में अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अपनी जनता में उनकी पहचान समाप्त प्राय हो रही है, वो अपने को स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए खोआ हुआ विश्वास किसानों के नाम पर जनता से अर्जित करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रदेश की प्रगति में बाधक है। मैंने कृषि सुधार बिलों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जिन मुद्दों को लेकर ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ PLO, वो बिल्कुल निराधार हैं। MSP समाप्त करने का बिल में कोई प्रावधान नहीं है। MSP कायम रहेगी। किसानों की खेती की जमीन को किसी कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किए जाने का या किसी पूंजीपति द्वारा ले लिए जाने का कोई प्रावधान इन बिलों में नहीं है। उसके लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी कंपनी या किसी पूंजीपति की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी किसान के कोई छोटे से भी हिस्से को ले सके। इसलिए और जो सारे भारत को मंडियां बना दिया गया है किसानों के लिए कि कहीं पर भी जाकर अपनी फसल को बेचे, केवल मंडियों में नहीं, मंडियों के बाहर भी वो फसल को बेचे, किसी भी संस्था को बेचे, किसी भी व्यापारिक संस्था को बेचे, किसी भी व्यक्ति को बेचे, किसी भी कंपनी को बेचे। तो और उस पर मंडी टैक्स भी समाप्त कर दिया, उस पर आड़त भी नहीं लगेगी।
तो और उसको लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इतना बड़ा एक ओपन माइंड प्रस्ताव है और ओपन माइंड बिल है कि उससे निश्चित रूप से खेती का भी विकास होगा। और जिस प्रकार से आज MSP के माध्यम से किसानों को पिछले सालों और पिछले कार्यकालों के अपेक्षा कई गुना और कई चीज़ों में दर्जनों गुना जो MSP पर खरीद की गई है, चाहे वो गेहूं की खरीद हो, चाहे धान की खरीद हो, चाहे तिलहन की खरीद हो, चाहे दलहन की खरीद हो, और दलहन की खरीद तो 40 गुना बढ़ाई गई है। अब हम पहले जब ये केंद्र में सरकार मोदी जी की आई थी और उस समय किस प्रकार से दालों का अभाव हो गया था और उसको समाप्त करने के लिए और दालों के रेट किस तरह से आसमान छूने लगे थे, उस सबको समाप्त करने के लिए ये योजना बनाई गई। और MSP का जो कृषि की लागत है, किसानों की जो लागत है, उसका 1.5 गुना MSP के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे बड़ा कृषि के प्रति रुझान, कृषि के प्रति समर्पण किसी सरकार का हो नहीं सकता। और जिस प्रकार से उनको किसानों को बढ़ावा देने के लिए और जो 2000 रुपये महीने के हिसाब से दिए जा रहे हैं, 6000 रुपये साल किस्त के आधार पर दिए जा रहे हैं, वो सहायता और सहयोग राशि है, उसके माध्यम से भी उसको कृषि को बूस्ट करने के लिए, किसान को बूस्ट करने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है। उस संबंध में मेरा निवेदन है किसानों से कि जो कतिपय लोग हैं उनके बहकाई में ना आए, गुमराह ना हों, केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखें। नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता ही कृषि के विकास की है, गरीब के कल्याण की है, महिलाओं के उत्थान की है, युवाओं को रोजगार देने की है। और गरीब और किसान के लिए समर्पित ये सरकार है, वो पूर्ण समर्पित भाव से, संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। उसके लिए मौका दें, उसके लिए अवसर दें। और इसको जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि 1 साल के लिए इसको, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है जो पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं, कि 1 साल इसको प्रैक्टिकल में करके देख लें, फिर अगर परेशानी आती है, उससे नुकसान होता है तो इस पर पुनर्विचार कर लेंगे। तो उसको मानना चाहिए और सब लोग वार्ता करके इसका समाधान निकालना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। जैसा रविकांत जी ने किसानों के विषय पर, किसान बिल के विषय पर अपनी बात रखी है, सवाल बहुत सारे हैं पूछने के लिए, एक अलग से कार्यक्रम रखेंगे रविकांत जी आपके साथ में किसान बिल पर और बजट के ऊपर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आप अवश्य पधारें, उस पर एक विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं। क्योंकि आपको शायद पता ही होगा किसानों की जो सालाना आय है वो लगभग 20,000 रुपये है, और महीने के बैठते हैं वो 1500-1600 रुपये करीब जाके बैठते हैं। 6,000 रुपये सालाना जो मिलता है उसके हिसाब से 500 रुपये महीने के आते हैं। खैर बहुत सारे सवाल अब इस पर खड़े किए जा सकते हैं, बहुत सारी चर्चा इस विषय पर की जा सकती है, वो हम लोग फिर कभी इस चीज़ को एक समय लेकर करेंगे। और एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो मथुरा की जनता की एक भावना जाग रही है, क्या आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी सेवाओं के लिए फिर से एक बार उनको मिलेंगे मथुरा को दोबारा? उनका ये एक सौभाग्य होगा कि मथुरा दोबारा से एक अपने परिवार के अपने एक व्यक्ति को चुन सके? मैं तो जनता के बीच का, जनता का व्यक्ति, जनता का भाई। मैं एक टोकना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों की एब्सेंट में भी जनता आपके ही पास पहुंच रही थी, क्योंकि मैं आपके उस दिन आया था तो तब भी मैंने देखा कि 15-20 लोग खड़े हुए थे और आपसे वो कुछ समस्याएं लेकर पहुंचे थे वहां। तो लगातार देखा जाता है कि आपके पास ही जनप्रतिनिधियों की नदारदी में वो लोग आपके पास ही पहुंचते हैं। जनप्रतिनिधि अधिकृत कौन हो या कैसे हो, ये प्रश्न नहीं है। जनता के बीच में, जनता का सेवक बनकर, जनता के बीच में उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए, उसकी सहायता और सहयोग के लिए जो तत्पर रहे वही जनसेवक है। और उस भूमिका को करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और करता रहा हूँ और करता रहूँगा। दर्शकों, जैसे कि आज का विषय चर्चा, एक खास मेहमान हमारे साथ पूर्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे हैं, रविकांत गर्गी जी थे, और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बड़े साफ तौर पे इन्हें सारी चर्चाओं के और सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि हमारे
योगी सरकार आने के बाद किस तरीके से व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है, किस तरीके से व्यापार उद्योग बढ़ाने की बात की, किस तरीके से उन्होंने मथुरा को देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की थोड़ी सी उदासीनता मथुरा की जनता के लिए जो देखी, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पे बात रखी कि जनता के साथ जुड़ें, अवश्य जुड़ें और जनता की बात को सुनें। और उन्होंने अंत में किसानों के ऊपर भी अपनी बात रखी और यह भी बताया कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे और वो आगे वाले चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार हैं मथुरा की जनता की सेवा करने के लिए। इसी के साथ आज के विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख